हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके अपकमिंग अटेम्प्ट जून 2026 के लिए, जिसका नाम है लाइन बैलेंसिंग एंड क्यूइंग मॉडल। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। अब बात करें अपकमिंग अटेम्प्ट जून 2026 में इसके क्वेश्चन के आने की, तो सर पूरी पॉसिबिलिटी है कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जून 2026 के पोस्टल टेस्ट पेपर और प्रैक्टिस पेपर दोनों में ही आपके इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो प्लीज 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 इस टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। अगर आपने इस टॉपिक को पहले पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं पढ़ रखा है तो ध्यान से इस वीडियो को पूरी देखिएगा और इसके सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी मेथड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए शुरुआत करते हैं अपने क्यूइंग मॉडल के टॉपिक की। तो सबसे पहले क्यूइंग मॉडल के टॉपिक का मतलब समझ में आ रहा है। क्यू माने जहां पे एक लाइन लगी होगी। सर लाइन काहे के लिए? भंडारे में लगती है लाइन। हाँ जी साहब, भंडारे की लाइन की बात कर लो। या कहें जैसे ये काउंटर है, ये काउंटर किस काउंटर को क्या कहेंगे? सर्विस काउंटर, जहां से आपको सर्विस मिल रही है। और इस काउंटर पे एक बैठा हुआ होगा ऑपरेटर, जो इन सभी कस्टमर की सर्विसेज को क्या कर रहा है? रेस्पॉन्ड कर रहा है। माने दीज आर द कस्टमर्स एंड इट इज अ सर्विस सेंटर। और यहां पे जो बंदा बैठा हुआ है उसे हम ऑपरेटर कहेंगे या सर्विस प्रोवाइडर कहेंगे। माने बेसिकली लाइन तभी लगती है जब किसी सर्विस सेक्टर की बात होगी। भाई जैसे आपने लाइन लगते हुए देखा होगा डीमोनेटाइजेशन के केस में, जब नोटबंदी हुई थी, एटीएम के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। आप देखते होगे जब मंदिर के दर्शन करने जाते हो, किसी बहुत बड़े प्रसिद्ध मंदिर में जाते हो, जैसे केदारनाथ चले जाओ, खाटू श्याम चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां पे भी लाइन लगती है। जब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की सर्विस कराने के लिए, जब उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो सर्विस सेंटर पे जाते हो, तो वहां पे भी आपको लाइन लगी हुई दिखाई देती है। तो इन लाइंस को कैसे मैनेज करना चाहिए? नंबर ऑफ लाइन 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, सर्विस काउंटर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बैंक में जाते हो, सर कैश जमा करना है या विड्रॉल करना है, उसके लिए भी लाइन लगी होती है। तो जहां कहीं भी लाइन का सिस्टम समझना होगा, वहां पे आपको क्यूइंग मॉडल की स्टडी करनी ही पड़ेगी। क्यूइंग मॉडल बेसिकली तब एप्लीकेबल होगा जब सर्विस सेक्टर की बात होगी। माने क्यूइंग मॉडल को कभी भी प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर एप्लीकेबल नहीं किया जाता। यह हमेशा सर्विस सेक्टर के लिए ही काम करता है, जहां पे हमें यह पता करना हो कि नंबर ऑफ क्यूज में कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्यू 1 होनी चाहिए, बच्चों वाला टॉपिक है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्यूइंग मॉडल की अगर हम बात करें तो क्यूइंग मॉडल से हमें पता लगता है कि भाई हमारे एक क्यू में कितने कस्टमर हैं, कितनी नंबर ऑफ क्यूज की रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ सर्विस सेंटर के सर्विस काउंटर की रिक्वायरमेंट है, कितने ऑपरेटर रखने चाहिए। ठीक है ना? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें क्यूइंग मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। लिखा हुआ है दिस मॉडल इज स्पेशली यूज्ड बाय द सर्विस सेक्टर टू एनालाइज देयर सर्विस पैटर्न। अपने सर्विस पैटर्न को समझने के लिए आपको सर्विस सेक्टर को क्या करना पड़ता है? क्यूइंग मॉडल के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ता है। क्यूइंग मॉडल इज अ वे टू मैनेज क्यूज। भाई कितनी लाइंस बननी चाहिए, कितनी नहीं, इसको मैनेज करने के लिए क्यूइंग मॉडल बहुत हेल्पफुल होता है। सर्विस पैटर्न मीन्स वेरियस थिंग्स सच दैट हाउ मेनी से ही मिलने वाला है। क्यूइंग मॉडल के अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है अराइवल रेट, एक होता है सर्विस रेट। अभी आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें तो देयर आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सम एनालिटिकल क्वेश्चन, जैसे वेदर टू इंक्रीज और डिक्रीज काउंटर ऑफ सर्विस क्यूज और ऑपरेटर्स। भाई नंबर ऑफ काउंटर्स बढ़ाने चाहिए, कम करने चाहिए, नंबर ऑफ क्यूज बढ़ाने चाहिए, कम करनी चाहिए, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स बढ़ाने चाहिए, कम करने चाहिए। इन सब का आंसर आपको क्यूइंग मॉडल से ही मिलेगा।
ठीक है ना। व्हेन अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इट कैन एनालाइज एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट इन सिस्टम। भाई सीधी सीधी बात, अगर इन क्वेश्चन का आंसर पता लग गया तो वो अपने इंप्रूवमेंट कर सकती है, सर्विस काउंटर को बढ़ा सकती हैं, ऑपरेटर को बढ़ा सकती है, कम भी कर सकती हैं। इसके बिहाफ पे उनकी बहुत सारी कॉस्ट कटिंग होती है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब जब कभी भी हम क्यूइंग मॉडल की स्टडी करने जाते हैं तो दोस्तों बेसिकली क्यूइंग मॉडल के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर का मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जिसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। माने क्यूइंग मॉडल में अगर आपके पास दो पैरामीटर है, एक अराइवल रेट और एक सर्विस रेट, तो क्यूइंग मॉडल के किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में आप कैपेबल होंगे। अराइवल रेट का मतलब होता है एक यूनिट टाइम में कितने कस्टमर आपके पास आ रहे हैं। एक यूनिट टाइम में माने 1 मिनट में कितने कस्टमर आ रहे हैं, 1 घंटे में कितने कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, 1 सेकंड में कितने कस्टमर आ रहे हैं, 1 वीक में कितने कस्टमर आ रहे हैं, 1 महीने में कितने कस्टमर आ रहे हैं। तो अगर इस टाइप की बात करेंगे तो वहां पे बात होगी अराइवल रेट की। दूसरा होता है सर्विस रेट, माने एक यूनिट टाइम में आप कितने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, दैट इज नोन टू बी द सर्विस रेट। माने 1 सेकंड में आप कितने कस्टमर की सर्विस कर पा रहे हैं, कितने कस्टमर की क्वेरी को रिजॉल्व कर पा रहे हैं। 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 वीक में, 1 महीने में, उसे बोलते हैं सर्विस रेट। अराइवल रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, अराइवल रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, और सर्विस रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और सर्विस रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। बात समझ में आ गई? याद रखिएगा क्यूइंग मॉडल तभी एप्लीकेबल होगा, क्यूइंग मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा। अगर सर्विस रेट ज्यादा है, अराइवल रेट कम है, तभी क्यूइंग मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो जरा देखिए, लिखा हुआ है नंबर ऑफ कस्टमर अराइव फॉर सर्विस इन अ यूनिट टाइम, दैट इज नोन टू बी द लैम्डा, एंड नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व्ड इन अ यूनिट टाइम, दैट इज नोन टू बी द म्यू, इसे बोलते हैं सर्विस रेट। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इसमें लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। जैसे एक आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ सर्विस सेंटर, किसी भी फोन का, लैपटॉप का, किसी का भी सर्विस सेंटर होगा, वो कह रहा न्यू कस्टमर अराइव्स इन एवरी 2 मिनट, हर 2 मिनट में एक कस्टमर अराइव होता है। हर 2 मिनट में, जैसे ये कस्टमर आ रहे हैं, हर 2 मिनट में एक कस्टमर आता है। तो 1 मिनट में कितने कस्टमर आएंगे? 1/2 कस्टमर आएंगे। तो आप चाहे तो यहां पे कह सकते हैं कि अराइवल रेट कितना है, 1/2 कस्टमर पर मिनट। अगर मैं पर आवर की बात करूं तो 60 मिनट में कितने कस्टमर आएंगे, तो 1/2 इंटू 60 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 30 कस्टमर पर आवर का क्या हो गया आपका, पर आवर का क्या हो गया आपका, अराइवल रेट हो गया, मतलब लैम्डा हो गया। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 कस्टमर पर आवर। 1 घंटे में 30 कस्टमर आते हैं। और वो कह रहा है एंड सर्विस सेंटर इज एबल टू सॉल्व हिज क्वेरी इन 5 मिनट, और जो सर्विस सेंटर है वो उसकी क्वेरी को कितने टाइम में सॉल्व करता है सर, 5 मिनट में। माने हर 5 मिनट में एक कस्टमर की सर्विस हो जाती है, हर 5 मिनट में एक कस्टमर की सर्विस हो जाती है। तो 1 मिनट में कितने कस्टमर की सर्विस होगी, 1/5 कस्टमर की। 1 मिनट में कितने कस्टमर की सर्विस होगी, 1/5 कस्टमर की। तो 60 मिनट में कितने कस्टमर की सर्विस होगी सर, 1/5 इंटू 60, माने कितना हो गया, 12 कस्टमर पर आवर का क्या हो गया आपका, 12 कस्टमर पर आवर का क्या हो गया, सर्विस रेट हो गया। 12 कस्टमर पर आवर का क्या हो गया आपका, सर्विस रेट हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे कौन सी चीज बड़ी है, लैम्डा बड़ा है या म्यू? सर यहां पे लैम्डा बड़ा है और म्यू छोटा है, माने अराइवल रेट ज्यादा है और सर्विस रेट कम है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्यूइंग मॉडल के कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यूइंग मॉडल का कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा। व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा, तभी क्यूइंग मॉडल के कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, लिखा हुआ है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ ओनली लैम्डा एंड म्यू आर आस्क्ड, अगर सिर्फ लैम्डा और म्यू पूछा गया है तो कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है दोनों बराबर भी हो। लेकिन क्यूइंग मॉडल तभी एप्लीकेबल होगा जब व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा, म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा, तभी अप्लाई होगा। अगर लैम्डा इज ग्रेटर देन म्यू हुआ तो क्यूइंग मॉडल के एप्लीकेशन को, कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई फॉर्मूले नहीं है, बहुत ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है,
नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन द क्यू, माने एक लाइन लगी हुई है, ये एक लाइन लगी हुई है, इस लाइन में कितने कस्टमर अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, इस लाइन में कितने कस्टमर अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों, एक तो होता है मैनुअल, जब आपकी सर्विसेज मैनुअल वे पे दी जा रही हो, और एक होता है ऑटोमेटिक, जब आप किसी मशीन के थ्रू सर्विस दे रहे हो। जैसे पेट्रोल पंप पे जो सर्विस दी जाती है वो मशीन के थ्रू दी जाती है, हाथों से तेल नहीं डाला जाता। मंदिर में जाएंगे तो वहां मैनुअली आप दर्शन करते हैं, तो दोनों बातों में फर्क है, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक। मैनुअल के वे में जो नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन द क्यू होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन में गिवन होगा, मैनुअली काम कर रहे हैं या ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। और अगर ऑटोमेटिक है तो कुछ नहीं, जो भी मैनुअल का आंसर निकल के आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, माने हाफ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हाफ मान लेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज द नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग द क्यू, माने एक लाइन में कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं, ये किससे पता लगेगा? एलक्यू से पता लगेगा। इसके बाद वेटिंग टाइम, देखिए ये टाइम की बात है, अभी मैं टाइम की बात नहीं करता, अभी मैं सिर्फ नंबर ऑफ कस्टमर की बात कर रहा हूं। माने जो भी इसका आंसर आएगा किसकी फॉर्म में आएगा? नंबर ऑफ कस्टमर्स की फॉर्म में आएगा। माने अगर इसका आंसर 5 आया तो माने 5 कस्टमर क्यू में अपनी लाइन का, अपने नंबर का वेट कर रहे हैं, सर्विस आने का वेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद नंबर ऑफ कस्टमर, फिर दोबारा देखिए, नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व्ड, नंबर ऑफ कस्टमर्स की फॉर्म में आएगा। माने एक तो हो गए नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन द क्यू, जो क्यू में खड़े होकर अपने नंबर का वेट करें, और एक वो कस्टमर होंगे जो सर्विस अपनी क्वेरी की सर्विस करा रहे होंगे, वहां वेट कर रहे होंगे। मतलब क्या हुआ भाई? जब कभी भी आप बैंक गए, यहां पे कैश डिपॉजिट करने गए, तो यहां एक लाइन लगी हुई है, यहां लाइन में खड़े होकर आप वेट कर रहे होंगे, और यहां कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो कैश डिपॉजिट कर रहे होंगे, और जैसे ही डिपॉजिट हुआ कैश, ये बाहर चले गए। माने ये क्या है? सर्विस की लाइन है, यहां सर्विस हो रही है, और ये क्या लगी हुई है? क्यू लगी हुई है। तो इस क्यू में कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं? ये। और यहां पे कितने कस्टमर सर्विस करा रहे हैं? दैट इज रूट टू बी द आर। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आपसे पूछूं सिस्टम में टोटल कितने कस्टमर होंगे, तो नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, वेटिंग इन द क्यू, एंड नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व्ड, इन दोनों का सभी टोटल नंबर ऑफ कस्टमर होगा, विच इज एल एस, नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। तो वेटिंग कस्टमर इन द क्यू प्लस नंबर ऑफ कस्टमर बीइंग सर्व, माने दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एल क्यू प्लस आर। और एल क्यू का फॉर्मूला अगर मैनुअल है तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू, म्यू माइनस लैम्डा, और अगर ऑटोमेटिक है तो जो भी निकल के आएगा सो डिवाइड बाय 2, और प्लस आर की वैल्यू क्या हो गई? लैम्डा अपॉन म्यू। बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द क्यू, माने ये जो कस्टमर लाइन में खड़े हुए हैं, इन्हें कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, इन्हें कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू क्यू इक्वल्स टू एल क्यू अपॉन लैम्डा। इतने क्या? टाइम। टाइम का मतलब ये सेकंड में भी आ सकता है, मिनट में भी आ सकता है, आवर में भी आ सकता है, किसी में भी। इस यूनिट टाइम में माने कितने टाइम वेट करना पड़ेगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्यू के अंदर, लाइन के अंदर कस्टमर को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू एल क्यू अपॉन लैम्डा, विच इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू क्यू। ये किस फॉर्म में आएगा? सेकंड में आएगा, मिनट में आएगा, या आवर्स में आएगा, या वीक्स में आएगा, या डेज में आएगा, कैसे भी आएगा। अच्छा, एक होता है सर्विस टाइम। सर्विस टाइम माने सर्विस होने में कितना टाइम लगता है, तो सर्विस टाइम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। ये भी किस में आएगा? टाइम की फॉर्म में आएगा। टाइम का मतलब या तो सेकंड्स में आएगा, या मिनट में आएगा, या आवर्स में आएगा, या डेज में आएगा, या वीक्स में आएगा। ये तो अगर मैं बात करूं कि कस्टमर को टोटल कितना टाइम लगा, तो एक तो लाइन में जब खड़ा हुआ तो टाइम लगा, और जब एक उसके प्रोडक्ट की सर्विस हो रही थी तो टाइम लगा। माने टोटल टाइम इन द सिस्टम क्या होगा? वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर इन द क्यू प्लस सर्विस टाइम।
तो माने अगर कहूं वेटिंग टाइम इन द इंटायर सिस्टम तो लिखा हुआ वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द क्यू प्लस सर्विस टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होगा, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू, और सर्विस टाइम क्या होगा 1/म्यू, और डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं एल क्यू अपॉन लैम्डा प्लस 1/म्यू। बस क्लियर हो गई बात। तो ये आंसर जो आएगा किसमें आएगा, मिनट सेकंड्स में आएगा, मिनट्स में आएगा, आवर्स में आएगा, डेज में आएगा, वीक्स में आएगा, किसी में भी आएगा। और ये किस फॉर्म में आएगा, ये नंबर ऑफ कस्टमर की फॉर्म में आएगा। क्लियर हो गई बात, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, माने वो क्यू जो कि नॉन एम्प्टी है उसकी लेंथ क्या होगी, दैट इज डिनोटेड बाय एल एन, और एल एन बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। एल एन बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। इसके बाद सर्विस यूटिलाइजेशन। अब जो सर्विस का यूटिलाइजेशन है वो डिपेंड करता है कि कितने ऑपरेटर काम कर रहे हैं। भाई सर्विस स्टेशन पे, सर्विस काउंटर पे कितने ऑपरेटर काम कर रहे हैं, या नंबर ऑफ सर्विस काउंटर कितने हैं। तो अगर हम कह ले कि भाई बाय एम ऑपरेटर्स, अगर मान लीजिए एम ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में सर्विस यूटिलाइजेशन इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एम इंटू म्यू। सर्विस यूटिलाइजेशन इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एम इंटू म्यू। एंड आइडियल परसेंटेज माने कितने लोग खाली बैठे हुए हैं, कितना परसेंटेज हमारा काम नहीं हो पा रहा, तो हम 1 में से क्या करेंगे, सर्विस यूटिलाइजेशन को माइनस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कितना परसेंट खाली रहता है टाइम हमारा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। भाई प्रोबेबिलिटी की बात करें, 0 कस्टमर सिस्टम में इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसे डिनोट किया जाता है P0 से। n कस्टमर होंगे सिस्टम में, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसे डिनोट किया जाता है Pn से। और लेस देन n से कम कस्टमर होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसे कहेंगे P लेस देन n। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। बात समझ में आ गई। Pn इसकी वैल्यू होती है P नॉट इंटू लैम्डा अपॉन म्यू की होल पावर n। P नॉट इंटू लैम्डा अपॉन म्यू की होल पावर n। और लेस देन n कस्टमर की वैल्यू होती है 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू की होल पावर n। ये किससे निकल के आता है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकल के आता है। आपको वो समझने की जरूरत नहीं, इतनी बात आप बस याद रखिएगा। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, वेटिंग टाइम of an arrival who waits, waiting time of an arrival who waits, that is always equals to 1 upon mu minus lambda। बस इसको अभी नोट करके रखिए, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझा दूंगा मैं क्या होता है। बात क्लियर हो गई। तो ये इसके सारे फॉर्मूले हो गए। अब सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करनी है, और ये सब चीज आपके लिए बच्चों वाले होने वाली है। आइए देखते हैं। ये फॉर्मुलेज आपके लिए नोट्स में दे रखे हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं, मैंने फॉर्मुले लिखवा भी दिया आपको। अब पहला क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपका MQP1 जून 2026 का। जून 2026 में ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। वो कह रहा है वांडास कार वॉश एंड ड्राई इज एन ऑटोमेटिक, माने वांडास कार वॉश एंड ड्राई सर्विस जो है वो ऑटोमेटिक सर्विस है, मैनुअल सर्विस नहीं हो रही। ध्यान दीजिएगा, अगर मैनुअल सर्विस हो रही होती तो एलक्यू लगता, मैनुअली लगता, लेकिन ऑटोमेटिक हो रही है तो एलक्यू की वैल्यू जो भी निकल के आएगी उसे हाफ कर देंगे, माने नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन द क्यू क्या होगा, मैनुअल का आधा होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। वो कह रहा है 5 मिनट ऑपरेशन विद अ सिंगल वे। 5 मिनट ऑपरेशन इन अ सिंगल वे का मतलब माने किसी कार की सर्विस होने में, कार वॉश होने में, सूखने में 5 मिनट का समय लगता है। माने ये आपको जो 5 मिनट दे रखे हैं, ये दे रखा है सर्विस टाइम। ये जो 5 मिनट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, सर्विस टाइम। माने एक कार की सर्विस होने में 5 मिनट का समय लगता है। माने अगर मैं कहूं सॉल्यूशन के अंदर, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, 2 पैरामीटर होते हैं, एक अराइवल रेट और एक सर्विस रेट। ये 2 पता लग जाए फिर तो सारी चीजें बताएं। तो लिखा हुआ है 5 मिनट के अंदर
एक कार की सर्विस की जाती है, तो 1 मिनट के अंदर 1/5 कार की सर्विस की जाएगी। तो 60 मिनट के अंदर 1/5 इंटू 60 माने 12 कार्स की सर्विस की जाएगी। 12 कार्स सर्व्ड माने देखा जाए यहां से म्यू बराबर कितना हो गया, 12 कार्स पर आवर। 1 घंटे में 12 कार की सर्विस की जाती है। अच्छा, और क्या कह रहा है आगे, कह रहा है ऑन अ टिपिकल, ये याद रखिएगा ये ऑटोमेटिक केस है। कैसा है, ऑटोमेटिक। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ऑन अ टिपिकल सैटरडे मॉर्निंग कार अराइव एट अ मीन रेट ऑफ 8 पर आवर। मतलब कार जो अराइव होती है वो 8 पर आवर माने 1 घंटे में 8 कार्स आ जाती हैं। तो इसका अराइवल रेट कितना हुआ, 8 कार्स पर आवर का हो गया। इसका अराइवल रेट कितना हो गया, 8 कार्स पर आवर का हो गया। माने अराइवल रेट माने विच इज नोन टू बी लैम्डा, कितना हो गया, 8 कार्स टू ईच आवर। हर घंटे में कितनी कार्स आती है, 8 कार। अब जरा चेक करिए यहां पे म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा है या नहीं है। यस, यहां लिखेंगे हियर म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा। सो the concept of queuing model is applicable। ठीक है ना, the concept of queuing model is applicable। और हमें दोनों पैरामीटर पता लग चुके हैं, हमारे पास अराइवल रेट भी आ चुका है और हमारे पास सर्विस रेट भी आ चुका है। अब वो क्या कह रहा है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है विद अराइवल स्टैंडिंग टू फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा याद रखिएगा क्यूइंग मॉडल के अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही एप्लीकेबल होता है, बाकी और कोई डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, विच इज मीन, एवरेज। ठीक है ना, आगे बढ़िए। कैलकुलेट, पहला पॉइंट, द एवरेज नंबर ऑफ कार्स इन अ लाइन। एक लाइन में कितने कार्स वेट कर रही है। द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन द क्यू। एक लाइन में कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं, माने किसकी बात पूछ रहा है, एलक्यू की बात पूछ रहा है। किसकी बात पूछ रहा है, एलक्यू की बात पूछ रहा है। तो पहला पॉइंट अगला पेज पे अच्छा क्वेश्चन ही है। पहला पॉइंट क्या पूछा है, एलक्यू। अब एलक्यू क्या होगा, मैनुअली क्या होता था भाई, मैनुअली होता था लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8। म्यू कितना है, 12, और 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4। ये 2 जा कैंसिल हो गया, ये 3 जा, ये 2 जा कैंसिल हो गया, माने 4/3 क्या, कार्स। 4/3 क्या, कार्स। ये क्या कर रही है, एक क्यू में अपनी बारी का वेट कर रही है। ये क्या निकला, ये, लेकिन ये किसका आंसर हुआ, मैनुअल का। ये किसका आंसर हुआ, मैनुअल का। और हमारी जो कंपनी है वो कैसी है, ऑटोमेटिक। So LQ बराबर when the firm is automatic, then LQ equals to 4/3 divided by 2, that is equals to 2/3 cars। बात समझ में आ गई, पहले पार्ट का क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है द एवरेज टाइम कार्स स्पेंड इन द लाइन एंड सर्विस। माने पूरे सिस्टम के अंदर वो जो कार है जो लाइन में खड़ी हुई थी और उसके बाद सर्विस कराने आई, उसे कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। तो पहले तो लाइन में वेट करना पड़ेगा, फिर सर्विस के लिए वेट करना पड़ेगा। तो टोटल टाइम माने आपसे पूछ रहा है वेटिंग टाइम इन द सिस्टम फॉर द कार, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम फॉर द कार। तो इसका सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, यहां निकाल लेते हैं। माने आपसे क्या पूछा है, WS, और WS बराबर क्या होता है, WQ प्लस सर्विस टाइम। WQ प्लस सर्विस टाइम। अब WQ बराबर होता है LQ अपॉन लैम्डा, और सर्विस टाइम होता है 1 अपॉन म्यू। LQ हम निकाल चुके, कितना आया था, 2/3। तो 2/3 डिवाइड बाय लैम्डा कितना है हमारा, लैम्डा है हमारा 8,
प्लस 1/म्यू का मतलब हो गया 1/12, माने कुल मिला के 2/44 1/12 प्लस 1/12 2/12 माने 1/6 क्या आवर्स, 1/6 क्या आवर्स। अगर इसको इंटू 60 कर दे, इसको इंटू 60 कर दे मिनट में, तो कितना आ जाएगा 10 मिनट। माने कार को पूरे सिस्टम में कितना देर वेट करना पड़ेगा, 10 मिनट का वेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। दोनों क्वेश्चन हो गए, 7 नंबर कंफर्म होगा। और क्या चाहिए आपको, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पोस्टल टेस्ट पेपर जून 2026 में दे रखा है। पोस्टल टेस्ट पेपर जून 2026 में दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़िए। कह रहा है वर्कर्स कम टू टूल स्टोर रूम टू इंक्वायर अबाउट सम स्पेशल टूल्स। वर्कर्स है, लेबर है, एक टूल रूम में गए और कुछ टूल के बारे में जानकारी लेना चाहते थे, ठीक है ना। वर्कर्स कम टू टूल स्टोर रूम में गए टू इंक्वायर अबाउट सम स्पेशल टूल, ताकि वो स्पेशल टूल के बारे में कुछ जानकारी ले सके, ठीक है ना। फॉर अकम्प्लिशिंग अ पर्टिकुलर उन दोनों के बीच में टाइम गैप कितना हुआ, 60 सेकंड। माने हर एक मिनट में एक वर्कर आ जाता है नया, हर एक मिनट में एक नया वर्कर आता है। माने अराइवल रेट कितना होगा, 1 मिनट में एक वर्कर आता है तो 60 मिनट में 60 वर्कर आएंगे। माने अराइवल रेट कितना हो जाएगा, 60 वर्कर पर आवर, 60 वर्कर पर आवर। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले इसके अराइवल रेट की बात करते हैं सॉल्यूशन में। तो यहां पे अराइवल रेट कितना हो गया, दैट इज अराइवल रेट को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, दैट इज इक्वल्स टू 60 वर्कर्स पर आवर। भाई हर 60 सेकंड में एक वर्कर आता है, माने हर एक मिनट में एक वर्कर आता है, तो 60 मिनट में 60 वर्कर आएंगे। आगे क्या कह रहा है, पढ़ी। कह रहा है एंड द अराइवल्स आर एज्यूम्ड टू बी इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है साहब, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा। द एवरेज सर्विस टाइम इज 40 सेकंड। माने आपको उस वर्कर की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए कितना समय लगता है, सर 40 सेकंड का समय लगता है। माने हर 40 सेकंड में आप एक कस्टमर की सर्विस को सेटिस्फाई कर पाते हैं, सर्विस कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम सर्विस रेट की बात करेंगे। तो हर 40 सेकंड में आप एक वर्कर को क्या कर पाते हैं, सर्व कर पाते हैं, सर्व। तो एक सेकंड में कितने वर्कर को सर्व कर पाएंगे, 1/40 वर्कर्स को। तो अगर मैं कहूं भाई एक घंटे की बात करूं तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड्स में आप कितने वर्कर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो 1/40 इंटू 3600, इतने वर्कर्स को क्या कर पाएंगे, आप सर्व कर पाएंगे, सर्व्ड। माने कुल मिला के आपका जो सर्विस रेट हुआ, जो आपका सर्विस रेट हुआ वो कितना हुआ, ये 0 से 0 90 वर्कर्स पर आवर। ये आपका क्या हो गया, सर्विस रेट हो गया, इसे कह देंगे म्यू। तो ये आपका आ गया म्यू और ये आ गया आपका लैम्डा। बस दोनों पैरामीटर पता लग गए। अब तो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उसके आंसर बताते जाना है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है एवरेज क्यू लेंथ। माने पहले बात तो ये देखिए, यहां पे कोई भी ऑटोमेटिक काम नहीं हो रहा, मैनुअल काम हो रहा है, ठीक है ना। अगर ऑटोमेटिक होता तो जो लेंथ ऑफ द कस्टमर, लेंथ ऑफ द क्यू इन द लेंथ ऑफ द कस्टमर इन द क्यू, तो उसको हम क्या कर देते, डिवाइड बाय 2 कर देते। लेकिन यहां पे मैनुअली काम हो रहा है। तो ये पूछ रहा है एवरेज क्यू लेंथ, माने एक क्यू में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स वेट कर रहे हैं, एक क्यू में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स वेट कर रहे हैं। माने आपसे पूछ रहा है एलक्यू के बारे में। किसके बारे में, एलक्यू के बारे में। किसके बारे में, एलक्यू के बारे में। तो सबसे पहले एलक्यू की बात करेंगे, पहला पॉइंट। अब एलक्यू बराबर क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा।
लैम्डा की वैल्यू कितनी है सर 60, तो 60 इंटू 60 अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी है 90, और म्यू माइनस 60 कितना हो गया 30। ये 0 कैंसिल हो गया, ये 3 2 जा कैंसिल हो गया, ये 2 जा ये 3 जा कैंसिल हो गया, माने 4/3 क्या वर्कर्स। माने एक क्यू में कितने वर्कर्स वेट कर रहे हैं सर 4/3 वर्कर्स वेट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट एवरेज क्यू लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी, याद करो नॉन एम्प्टी ये लिखा हुआ है, ये रहा नॉन एम्प्टी क्यू। क्या होता था म्यू अपॉन म्यू माइनस लेम्डा, ठीक है ना। क्या होगा म्यू अपॉन म्यू माइनस लेम्डा, माने सेकेंड पॉइंट एल एन के बारे में पूछ रहा है, तो म्यू अपॉन म्यू माइनस लेम्डा, तो दैट इज इक्वल टू म्यू कितना है 90, म्यू माइनस लेम्डा कितना हुआ 30, तो दैट इज इक्वल टू 3 वर्कर्स। कितना आ गया 3 वर्कर्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम में कितने वर्कर्स हैं इंक्लूडिंग द वर्कर बीइंग अटेंडेड, माने चाहे उस वर्कर की सर्विस हो रही हो उसको मिला के बात करें, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू भाई कितने सिस्टम में वर्कर होंगे, एक तो वो वर्कर्स होंगे जो क्यू में अपनी बारी का वेट कर रहे होंगे, एक वो वर्कर्स होंगे जिनकी सर्विस हो रही होगी। तो माने आपसे यहां पूछा गया है एल एस के बारे में, और एल एस बराबर क्या होता है एल क्यू प्लस आर होता है। एल एस बराबर क्या होता है एल क्यू प्लस आर होता है। माने तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट एल एस विच इज इक्वल टू एल क्यू प्लस आर। एल क्यू हम निकाल चुके हैं 4/3, और आर कितना होगा भाई आर होगा लैम्डा अपॉन म्यू, आर होगा लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा कितना है 60 और म्यू कितना है इसके बाद फोर्थ पॉइंट कह रहा है मीन वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल। मीन वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल माने अराइव करने में कितना टाइम का वेट करना पड़ेगा, माने पूरे सिस्टम में वर्कर को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। मीन वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल का मतलब क्या हुआ, पूरे सिस्टम में वर्कर को कितनी देर वेट करना पड़ेगा। मीन वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल, जो अराइव हुआ उसे पूरे सिस्टम में कितनी देर वेट करना पड़ेगा, माने आपसे पूछ रहा है WS के बारे में। अब WS क्या होता है दैट इज इक्वल टू WQ प्लस सर्विस टाइम, WQ प्लस सर्विस टाइम, ठीक है ना। तो अगले पेज पे कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट, ये हो जाएगा फोर्थ पॉइंट में आपसे पूछ रहा है WS विच इज इक्वल टू WQ प्लस सर्विस टाइम। अब WQ होता है LQ अपॉन लैम्डा, और सर्विस टाइम होता है 1 अपॉन म्यू। LQ की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 4/3 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है हमारा, लैम्डा की वैल्यू है 60 प्लस 1 अपॉन 90, माने कुल मिला के आ जाएगा 4/180, और इसे लिख सकते हैं 2/180। मैंने इंटू 2 कर दिया ऐसे करके, तो कुल मिलाया के 6/180 क्या आवर्स। देखिए ये वेटिंग टाइम है, तो किसमें आंसर आएगा आवर्स में आंसर आएगा, यूनिट में आंसर आएगा, टाइम की यूनिट में आंसर आएगा। अब इस टाइम को अगर आवर्स में मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे इंटू 60 मिनट कर देंगे, तो ये कट जाएगा 0 0, ये 1 जा 3 जा, ये 3 2 जा, माने कुल मिला के कितना आ गया 2 मिनट का। पूरे सिस्टम के अंदर वर्कर को कितनी देर वेट करना पड़ेगा 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट वो कह रहा है एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल हु वेट्स। अभी लिखवाया था मैंने एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल हु वेट्स, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एवरेज वेटिंग टाइम of an arrival who waits, that is equals to 1 upon mu minus lambda।
तो 1/90 माइनस 60, 1/30 क्या आवर्स, 1/30 क्या आवर्स। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनटू 60 मिनट कर देंगे, माने कुल मिला के कितना आ जाएगा 2 मिनट्स, कितना आ जाएगा 2 मिनट्स। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो ये पांचों पार्ट का आंसर निकल आया, 7 नंबर फिर कंफर्म होगा, कुछ करना ही नहीं है सरकार, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रैक्टिस पेपर में और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका स्टडी मेट में भी दे रखा है, सेम एज, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। इसको और समझ लीजिए, क्यूइंग मॉडल खत्म हो जाएगा, उसके बाद लाइन बैलेंसिंग की बात करेंगे। आइए, कह रहा है एज अ टूल सर्विस सेंटर द अराइवल रेट इज 2 पर आवर। अरे वाह, अराइवल रेट क्या दे रखा है, 2 कस्टमर पर आवर, ये तो दे रखा है। माने लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 कस्टमर पर आवर की हो गई, 2 कस्टमर पर आवर। एंड द सर्विस पोटेंशियल इज 3 पर आवर, माने म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 3 कस्टमर पर आवर। अब जरा चेक कर लीजिए, क्या म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा है, बिल्कुल है। माने क्या क्यूइंग मॉडल को कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गई बात। वो कह रहा है द आवरली वेज ऑफ पेड टू द अटेंडेंट एट अ सर्विस सेंटर इज ₹1.5 पर आवर। मतलब क्या है, ये जो वेजेस आप दे रहे हो, ये अटेंडेंट का मतलब, ये किसको दे रहे हो, अटेंडेंट का मतलब जो आपके क्वेरी की सर्विस कर रहा है, जो आपके क्वेरी की सर्विस कर रहा है, उसे आप ऑपरेटर भी बोल सकते हो, उसे आप सर्विस प्रोवाइडर भी बोल सकते हो, उसे आप वो कह सकते हो कि वो वर्कर है जो आपको सर्विस दे रहा है। माने जो वर्कर आपके यहां सर्विस, आपको सर्विस दे रहा, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर रहा है, उसे आप ₹1.5 पर आवर के हिसाब से पेमेंट करते हो, ठीक है ना। एंड द आवरली कॉस्ट ऑफ अ मैकेनिस्ट अवे फ्रॉम हिज वर्क इज ₹4। मतलब क्या हुआ भाई, जो बंदा सर्विस कराने आया उसका टाइम खोटी हो रहा है भाई, आया तो उसे लाइन में खड़े होकर वेट करना पड़ेगा, प्लस जब उसके प्रोडक्ट की या उसकी क्वेरी की सर्विस हो रही होगी तो वेट करना पड़ेगा, और उस कंडीशन में वो जो काम करता था वो उस काम को नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में उसे ₹4 का नुकसान होगा हर घंटे। हर घंटे कितना नुकसान होगा, ₹4 का नुकसान होगा। माने कि वो दूर से आया है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वो वहां पे कमाता वो कमा नहीं पा रहा। तो देखिए, 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके वेजेस है ₹1.5 पर आवर। एक वो जो सर्विस कराने आए हैं, जब सर्विस कराने आए हैं तो कुछ ना कुछ काम छोड़ के आए हैं, जो काम छोड़ के आए हैं उसकी वजह से उनका जो अवे फ्रॉम द वर्क है उसकी वजह से उसे कितना नुकसान होगा, ₹4 पर आवर का नुकसान होगा। बात समझ में आ गई। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट। तो सबसे पहले यहां सॉल्यूशन में लिख लेते हैं क्या क्या हमें पता लग गया। पहले हमें पता लग गया लैम्डा विच इज इक्वल टू 2 कस्टमर पर आवर। दूसरा पता लग गया म्यू विच इज 3 कस्टमर पर आवर। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर वेजेस दैट इज इक्वल टू ₹1.50 पर आवर, और कस्टमर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज इक्वल टू ₹4 पर आवर। माने जो कस्टमर सर्विस कराने आया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, ₹4 पर आवर की। अब पहला पॉइंट, द एवरेज नंबर ऑफ मैकेनिस्ट, मैकेनिस्ट का मतलब कस्टमर से हो रहा है, बीइंग सर्व्ड और वेटिंग टू बी सर्व्ड एट अ गिवन टाइम। माने कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस ले रहे हो या अपनी सर्विस आने की बारी का वेट कर रहे हो। माने टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम पूछ रहा है। भाई मैकेनिस्ट आया, लाइन में खड़ा हुआ तो वेट करना पड़ेगा, फिर जब उसकी क्वेरी की सर्विस हो रही होगी या उसके प्रोडक्ट की सर्विस हो रही होगी या उसके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा होगा तब भी उसे वेट करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ मैकेनिस्ट, माने कस्टमर की फॉर्म में पूछ रहा है, टाइम नहीं पूछ रहा है आपसे। माने यहां से आपसे क्या पूछा गया, LS के बारे में पूछा गया, नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम।
नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, माने पहले पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या पूछ रहा है, LS विच इज इक्वल टू LQ प्लस R। भाई एक वो कस्टमर जो लाइन में खड़े होकर वेट कर रहे होंगे और एक वो कस्टमर जो सर्विस करा रहे होंगे। नहीं आई बात समझ में? अब LQ कितना होगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा, और प्लस R की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा अपॉन म्यू। तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 3, माने कुल मिला के 6 अपॉन 3, माने 2 क्या, मैकेनिस्ट। कस्टमर की जगह क्या लिखा हुआ है, हम मैकेनिस्ट। माने पूरे सिस्टम में कितने मैकेनिस्ट होंगे जो अपनी बारी का वेट कर रहे होंगे, सर 2 मैकेनिस्ट होंगे। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 मैकेनिस्ट हर घंटे, 2 मैकेनिस्ट क्या होगा, हर घंटे अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, और एक मैकेनिस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए पर आवर की। 2 मैकेनिस्ट हर घंटे अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, एक मैकेनिस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए की। माने 2 मैकेनिस्ट को हर समय कितना नुकसान होगा, 8 रुपए का नुकसान होगा। 1 घंटा वेट करेंगे 4 रुपए का, 2 मैकेनिस्ट वेट कर रहे तो 8 रुपए का। 1 घंटे में कितना नुकसान होगा, 2 मैकेनिस्ट को कुल मिलाकर कितना नुकसान होगा, 8 रुपए का नुकसान होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे सेकेंड पॉइंट, द एवरेज टाइम अ मैकेनिक स्पेंड्स वेटिंग फॉर सर्विस। माने भाई वो टाइम बताइए, कितना समय मैकेनिक को वेट करना पड़ेगा सर्विस के लिए। सर्विस के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, माने उसका सर्विस टाइम कितना है। भाई जितनी देर सर्विस होगी उतनी देर वेट करना पड़ेगा, माने सर्विस टाइम की बात पूछ रहा है। तो सर्विस टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। सर्विस टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो लिख लेते हैं एवरेज टाइम a machinist spends waiting for service, that is equals to 1 upon mu, that is equals to 1 upon 3 क्या, hours को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए into 60, that is equals to 20 minutes। माने मैकेनिस्ट को सर्विस के दौरान कितना वेट करना पड़ेगा, 20 मिनट का वेट करना पड़ेगा। सर्विस के दौरान कितना वेट करना पड़ेगा, 20 मिनट का वेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम फॉर 8 आवर्स अ डे। माने इस सिस्टम को चलाने के लिए, इस सर्विस सेंटर को चलाने के लिए 8 घंटे प्रतिदिन आप कितने पैसे खर्च करेंगे। तो भाई सबसे पहली बात तो ये, आपने कितने अटेंडेंट बैठा रखे हैं। कुछ नहीं लिखा हुआ तो एक ही अटेंडेंट मानेंगे। माने सर्विस प्रोवाइडर जो काउंटर पे सर्विस दे रहा है वो कितने ऑपरेटर हैं, एक ही ऑपरेटर है। अटेंडेंट भी बोल सकते हैं, ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी बोल सकते हैं। और काम कितने, उसके वेजेस क्या है, सर उसके वेजेस पहले से दे रखे 1.5 रुपए पर आवर के हैं। उसके वेजेस कितने हैं, 1.5 रुपए पर आवर के हैं, और 8 घंटे काम हो रहा है। माने कुल मिला के अटेंडेंट को कितना पैसा दिया जाएगा, 1.5 इंटू 8। माने थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम, ऑपरेटिंग सर्विस प्रोवाइडर कॉस्ट। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। या फिर आप इसे ऑपरेटर की कॉस्ट भी कह सकते हैं। और दूसरी कॉस्ट एक और आएगी, कौन सी भाई, जो सर्विस कराने आए उनकी भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, उनका भी तो खर्चा हो रहा होगा। हम तो बात करें पूरे सिस्टम को चलाने में कितनी कॉस्ट लग रही होगी, पूरे सिस्टम को चलाने में। तो एक तो ऑपरेटर की कॉस्ट, और जो मैकेनिक सर्विस कर रहा है
मैकेनिस्ट। तो पहले तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे हमारे कितने ऑपरेटर हैं? एक ही ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर को हम वेजेस कितने दे रहे हैं सर? ₹1.5 पर आवर। कितने घंटे काम हो रहा है सर? 8 घंटे काम हो रहा है। तो फॉर 8 आवर्स वेजेस कितने हो जाएंगे? दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 8, 15 × 120, माने ₹12 के वेजेस आपके हो जाएंगे। ऑपरेटर को कितने पैसे देंगे? ₹12 देंगे। अब आ जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मैकेनिस्ट, तो सबसे पहले तो ये चेक करें कि भाई मैकेनिस्ट को सिस्टम में कितना वेट करना पड़ेगा। मैकेनिस्ट को सिस्टम में कितना वेट करना पड़ेगा और कितने मैकेनिस्ट जो है वो हर समय वेट करते रहते हैं। मैकेनिस्ट को कितने टाइम सिस्टम में वेट करना पड़ेगा और कितने मैकेनिस्ट हमेशा वेट करते रहते हैं, और ये काम 8 घंटों के लिए निकालना है। बात समझ में आ गई? माने सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ मैकेनिस्ट हु वेट्स, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, नंबर ऑफ मैकेनिस्ट हु वेट्स इन सिस्टम इनटू एवरेज टाइम of mechanist in system while wait। कितने टाइम वेट करना पड़ेगा, और ये काम क्या होगा? 8 घंटे के लिए होगा। और 1 घंटे पे कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? उसको कितने रुपए का नुकसान होता है सर? ₹4 पर आवर का नुकसान होता है। ₹4 पर आवर का नुकसान होता है। अब कितने मैकेनिस्ट वेट कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिए सर। 2 मैकेनिस्ट हमेशा सिस्टम के अंदर वेट करते टाइम वेट करना पड़ता है उसे पूरे सिस्टम में। हमें क्या निकालना पड़ेगा? WS। क्या निकालना पड़ेगा? WS। तो यहां लिख लेते हैं WS, अभी निकाल लेंगे। इंटू 8 इंटू 4, पहले तो इतना कर ले, 8 चौक 32, 64 रुपए ही हो गए, माने 64 इंटू WS। अब WS पहले निकाल ले, तो यहां वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा के WS निकाल लेते हैं। WS बराबर क्या होगा? WQ प्लस सर्विस टाइम। WQ प्लस सर्विस टाइम। WQ क्या होगा? WQ निकाला था क्या हमने? WQ निकाला सर? नहीं निकाला। WQ क्या होगा? LQ अपॉन लैम्डा। LQ अपॉन लैम्डा। और सर्विस टाइम क्या होगा? 1 अपॉन म्यू। अब LQ कितना निकल के आया था जरा चेक करिए। यहां निकल के आया था LQ, ये रहा 4/3। 4/3 तो यहां लिख लेते हैं 4/3 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है? लैम्डा कितना है? लैम्डा है सर 2 प्लस 1/3, माने कुल मिला के कितना आ गया? 2/3 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 क्या आर। माने हर मैकेनिस्ट को 1 घंटे सिस्टम में वेट करना पड़ेगा। हर मैकेनिस्ट को 1 घंटे सिस्टम में वेट करना पड़ेगा। उसमें वो टाइम भी इंक्लूड होगा जिसमें वो लाइन में खड़ा हुआ है, और वो टाइम भी इंक्लूड होगा जिसमें वो सर्विस करा रहा है। तो इंटू क्या आ जाएगा? 64 इंटू 1, माने टोटल आ गया ₹64 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। ठीक है ना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी? 64 की। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कॉस्ट आएगी, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी ₹76 की, जिसमें हमने ऑपरेटर की कॉस्ट भी दी और मैकेनिस्ट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको भी काउंट कर लिया। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद 4th पॉइंट बड़ा मजेदार है, ध्यान से देखिए। इसको यहां दिखाता हूं 4th पॉइंट को। क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इफ देयर आर 2 अटेंडेंट। माने अब देखिए, नंबर ऑफ सर्विस ऑपरेटर, सर्विस प्रोवाइडर, अटेंडेंट बढ़ा दिए गए, 1 से क्या कर दिए गए? 2। तो जरा मुझे यह बताइए,
जरा मुझे ये बताइए, उनका सर्विस रेट भी तो इंक्रीज कर जाएगा भाई। पहले सर्विस रेट था 3 कस्टमर का, अब सर्विस रेट क्या हो जाएगा, 6 कस्टमर का हो जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, वर्किंग टुगेदर एज अ टीम, ये टीम की तरह काम कर रहे हैं। ईच पेड ₹1.5 पर आवर, वेजेस सेम है, एंड ईच एबल टू सर्विस ऑन एन एवरेज 2 पर आवर। वो कह रहा है पहले तो 3 कस्टमर की सर्विस हो रही थी, अब 2 ही कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं। एक सर्विस प्रोवाइडर, एक अटेंडेंट, एक ऑपरेटर सिर्फ 2 ही कस्टमर को सर्विस दे पाता है। माने 2 ऑपरेटर बल्कि कितने कस्टमर को सर्विस दे पाएंगे सर, 4 कस्टमर को। माने इस कंडीशन में आपका सर्विस रेट कितना हो जाएगा, 4 कस्टमर पर आवर का, और अराइवल रेट जैसा था वैसा ही रहेगा। अराइवल रेट जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहां पे देखिए 4th पॉइंट, व्हेन the number of attendant or service operator is equals to 2, wages is equals to ₹1.50 per hour to each operator, ठीक है ना। एंड सर्विस रेट is equals to 2 customer per hour for each operator। माने टोटल मिला के अगर हम बात करें तो हमारा सर्विस रेट म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 2 into 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 कस्टमर पर आवर का। 4 कस्टमर पर आवर का सर्विस रेट हो गया, और आपका जो अराइवल रेट था जैसा था वैसा ही रहेगा, 2 कस्टमर पर आवर। फिर देख लीजिए, हियर म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा, माने इसमें क्यूइंग मॉडल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब भी पूछ रहा है बताइए कॉस्ट ऑफ सिस्टम क्या होगी, माने वही ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछ रहा है। फिर दोबारा तो कॉस्ट ऑफ द सिस्टम, कॉस्ट ऑफ सिस्टम 2 तरीके की कॉस्ट होंगी। पहला ऑपरेटर कॉस्ट, पहला ऑपरेटर कॉस्ट, और दूसरा मैकेनिस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैकेनिस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मैकेनिस्ट, समझ में आ गई बात। पहला ऑपरेटर कॉस्ट और दूसरा जो मैकेनिस्ट है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 8 घंटे ही काम हो रहा है, ठीक है ना। फॉर, यहां लिख लेते हैं फॉर 8 hours a day, 8 hours a day। सबसे पहले तो ऑपरेटर कॉस्ट पे आ जाइए। तो भाई कितने ऑपरेटर काम कर रहे हैं सर, 2 ऑपरेटर काम कर रहे हैं। हर ऑपरेटर को ₹1.5 पर आवर दे रहे हैं, 8 घंटे काम हो रहा है, माने इसकी ऑपरेटर कॉस्ट कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 into 1.5 into 8, 2 into 1.5 into 8 माने 16 into 1.5, कितना आ गया, ₹24 की कॉस्ट आ गई। ऑपरेटर की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹24 पर डे। पूरे दिन में आपको ऑपरेटर को कितने पैसे देने पड़ेंगे, ₹24 देने पड़ेंगे। अब दूसरी कॉस्ट, जो मैकेनिस्ट सर्विस कराने आए हैं, भाई कितने मैकेनिस्ट हर समय सिस्टम में वेट करते हैं और कितनी देर वेट करते हैं, ये तो पर आवर की बात आ गई। और 8 घंटे के लिए क्या होगा, एक के लिए उसे ₹4 पर आवर का क्या करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मैकेनिस्ट पर आवर वेट इन सिस्टम, वेटिंग इन सिस्टम, ठीक है ना। पर आवर कितने मैकेनिस्ट जो है वेट करते हैं, इनटू वेटिंग टाइम इन सिस्टम, और इनटू 8 घंटे तक ये काम होगा, और सबको कितने रुपए दिए जाएंगे, ₹4 पर आवर की कॉस्ट आएगी अपॉर्चुनिटी। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका LS, ये क्या हुआ, ये हो गया आपका WS, और ये दोनों तो पता ही है। तो सबसे पहले LS निकालना पड़ेगा। अब LS क्या होगा,
एल एस होगा एल क्यू प्लस आर, और डब्ल्यू एस क्या होगा, डब्ल्यू एस क्या होगा, डब्ल्यू एस होगा डब्ल्यू क्यू प्लस सर्विस टाइम, डब्ल्यू क्यू प्लस सर्विस टाइम, और इनटू में कितना आ जाएगा 32, इनटू में कितना आ जाएगा 32। अब एल क्यू जरा देखिए, अब एल क्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लैम्डा और म्यू दोनों चेंज हो चुके हैं, म्यू तो चेंज हो गया, लैम्डा चेंज नहीं हुआ, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। एल क्यू के लिए क्या लगेगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू होगी लैम्डा अपॉन म्यू इंटू डब्ल्यू क्यू क्या होगा, एल क्यू अपॉन लैम्डा, और सर्विस टाइम क्या होगा 1 अपॉन म्यू इंटू 32। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, जरा फटाफट से कैलकुलेशन कर लीजिए। लैम्डा की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन म्यू की वैल्यू 4, ठीक है ना, और 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा 2, प्लस लैम्डा अपॉन म्यू माने 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 का मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू एल क्यू अपॉन लैम्डा माने जो ये वैल्यू निकल के आई 1/2, इसके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/म्यू कितना होगा 1/4। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, इंटू 32। बस कैलकुलेशन करनी है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 1/2 1 कितना हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 1/2 कितना हो गया 1 इंटू 1/4 1/4 कितना हो गया 1/2 और इंटू 32 माने कुल मिला के कितना हो जाएगा ये 16 आ गया। ये कितना आ गया 16 आ गया। एक बार फिर दोबारा चेक कर ले, लैम्डा स्क्वायर का मतलब 4, म्यू माने 4 और 4 माइनस 2 करेंगे 2, लैम्डा अपॉन म्यू माने 2 अपॉन 4 का मतलब 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। एल क्यू अपॉन लैम्डा माने ये जो 1/2 निकल के आया, इस 1/2 को डिवाइडेड बाय 2 और कर देंगे तो 1/4 हो गया। 1/म्यू का मतलब 1/4 हो गया, 1/4 1/4 1/2 हो गया इंटू 32 आ जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ सिस्टम दैट इज इक्वल टू ₹24 प्लस ₹16 दैट इज इक्वल टू ₹40 पर डे। लेकिन कब, जब यहां कितने ऑपरेटर काम कर रहे हैं, 2 ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, और जिनका सर्विस रेट क्या है 2 कस्टमर पर आवर। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, ये आंसर भी खत्म हो गया। लीजिए, क्यूइंग मॉडल के जितनी पॉसिबिलिटी थी वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको कवर करा दी। समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों लाइन बैलेंसिंग के क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है ये दोस्तों स्केड्यूलिंग एंड लाइन बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 जून 2025 के अंदर। जी हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में अगर आएगा तो भगवान से प्रे करो कि भाई दे, क्योंकि इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। अब सबसे पहले स्केड्यूलिंग और लाइन बैलेंसिंग का मतलब समझते हैं। बेटा, जब कभी भी किसी काम को किया जाता है, किसी भी जॉब को परफॉर्म किया जाता है, तो उस जॉब में लगने वाले समय को कहते हैं उस जॉब का प्रोसेसिंग टाइम। हर जॉब का अपना एक प्रोसेसिंग टाइम होता है। जैसे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो लॉ को कंप्लीट करने में आपको 3 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। टैक्स को कंप्लीट करने में आपको मान लीजिए 5 घंटे लगते हैं। अकाउंट्स को कंप्लीट करने में आपको हो सकता है 4 घंटे लगे। तो ये क्या है, इनका प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन जब प्रोसेसिंग टाइम को आप क्यूमुलेटिव ऑर्डर में ऐड करते हैं तो निकल के आता है फ्लो टाइम। क्या निकल के आता है, फ्लो टाइम। अब ये कहता है कि जॉब को सीक्वेंस करिए ताकि आपका फ्लो टाइम कम से कम हो, और बताइए वो एवरेज फ्लो टाइम क्या होगा। तो बस इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। स्केड्यूलिंग और जॉब लाइन बैलेंसिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपके लिए बच्चों वाले हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है द प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स फॉर 5 जॉब्स ऑफ अ सिंगल मशीन स्केड्यूलिंग इज गिवन। माने 5 पर्टिकुलर आपको जॉब रखी है, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 4 और जॉब नंबर 5।
और इन जॉब को करने में हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम खर्च होता है, मैंने पहली जॉब को करने में 30 घंटे, जॉब 2 को करने में 8 घंटे, जॉब 3 को करने में 10 घंटे, जॉब 4 को करने में 28 घंटे और जॉब 5 को करने में 16 घंटे खर्च होते हैं। वो कह रहा है फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस विच विल मिनिमाइज द मीन फ्लो टाइम। फ्लो टाइम का मतलब मैंने आपको बताया कंप्लीशन टाइम को बोलते हैं, माने जॉब एक खत्म हुई, मान लीजिए आपने लॉ की तैयारी कर ली, लॉ को तैयार करने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है ना, या मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को तैयार करने में 3 घंटे लगते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तैयार करने में 4 घंटे लगते हैं, एफएमबीडीए को तैयार करने में आपको मान लीजिए 3 घंटे लगते हैं और ओएमएसएम को तैयार करने में आपको 2 घंटे लगते हैं। तो जब आप पहला सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे उसके बाद ही तो दूसरे सब्जेक्ट की बात करोगे। तो अगर अकाउंट्स को तैयार करने में 5 घंटे लगते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तैयार करने में 3 घंटे लगते हैं, माने दोनों सब्जेक्ट कितनी देर में तैयार होंगे? 8 घंटे में। फिर एफएमबीडीए को तैयार करने में 4 घंटे लगते हैं, माने तीनों सब्जेक्ट तैयार होने में कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। ओएमएसएम को तैयार करने में 2 घंटे लगते हैं, तो चारों सब्जेक्ट को तैयार करने में कितने घंटे लगेंगे सर? 14 घंटे। तो ये जो कंप्लीशन टाइम है इसे बोलते हैं दोस्तों फ्लो टाइम। क्या बोलते हैं? फ्लो टाइम। तो ये कह रहा है बताइए वो सीक्वेंस क्या होगा जिससे आपका फ्लो टाइम कम से कम हो, और वो एवरेज फ्लो टाइम क्या होगा ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? वी हैव, हमारे पास जॉब्स है। जॉब कौन कौन सी है सर? जॉब 1, 2, 3, 4 और 5, और इनका प्रोसेसिंग टाइम आपको गिवन है कितना सर? 30 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 28 आवर्स और 16 आवर्स। अगर मैं इस प्रोसेसिंग टाइम के रिस्पेक्ट में देखूं तो सबसे कम टाइम किस जॉब को लग रहा है सर? सबसे कम टाइम लग रहा है जॉब नंबर 3 को। माने यहां पे लिख लेता हूं, फर्स्ट वी विल मेक द सीक्वेंस of jobs according to shortest processing time, according to shortest processing time। माने सबसे कम समय जैसे लगेगा, पहले उस जॉब को लिखेंगे, उसके बाद फिर दूसरी जॉब को, फिर उसके बाद तीसरी जॉब को, इस टाइप से। तो अब जरा देखिए हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा। यहां लिख देते हैं सीक्वेंस। भाई सबसे पहले कौन सी जॉब की जाएगी? जॉब नंबर 3, और यहां लिख देते हैं प्रोसेसिंग टाइम। जॉब नंबर 3 को करने में कितना समय लगेगा सर 10 घंटे का समय लगेगा, 10 आवर्स। ये हो गया इसका प्रोसेसिंग टाइम। इसके बाद दूसरी जॉब जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है, सॉरी सर, जॉब नंबर 3 की जगह जॉब नंबर 2 लगेगी सर। कौन सी लगेगी? जॉब नंबर 2। यहां पे रख करके ना 3, 4, 5 कर लेते हैं, 3, 4 और 5। तो जॉब नंबर 2 में सबसे कम सीक्वेंस है, तो जॉब नंबर 2, और यहां इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना हो गया? सब प्रोसेसिंग टाइम हो गया इसका 8 आवर्स का। इसके बाद कौन सी जॉब है जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है? सब जॉब नंबर 3। तो जॉब नंबर 3 में लग रहा है 10 घंटे का समय। इसके बाद कौन से टाइम है? उसके बाद है सब जॉब नंबर 5। जॉब नंबर 5 कितना समय लग रहा है सर? 16 घंटे का समय। इसके बाद है जॉब नंबर 4 जिसमें लग रहा है 28 घंटे का समय, और इसके बाद है जॉब नंबर 1। क्या होगा? तो फ्लो टाइम क्या होगा? यहां लिखेंगे फ्लो टाइम। फ्लो टाइम का मतलब कंप्लीशन टाइम, ठीक है ना। कंप्लीशन टाइम ऐड करते हो चलिए, 8 आवर्स, फिर 18 आवर्स, फिर 34 आवर्स, फिर 62 आवर्स और फिर 92 आवर्स। ये क्या हो गया? इसका फ्लो टाइम हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए मीन फ्लो टाइम बताइए, तो मीन फ्लो टाइम क्या होगा? मीन फ्लो टाइम, तो मीन फ्लो टाइम इक्वल्स टू सम ऑफ all flow time divided by number of jobs। भाई जितनी जॉब्स हैं
उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल आएगा। भाई एवरेज का मतलब यही होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितने भी फ्लो टाइम रखे इन सबको ऐड करिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ जॉब करिए, तो ऑन एन एवरेज फ्लो टाइम पता लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8 प्लस 18 प्लस 34 प्लस 62 प्लस 92 डिवाइड बाय 5। इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 प्लस 18 प्लस 34 प्लस 62 प्लस 92 डिवाइड बाय 5, 42.8 आवर्स। ये आपका क्या निकल आया, ऑन एन एवरेज फ्लो टाइम। इसे आप मीन फ्लो टाइम भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? पहले पार्ट का आंसर तो खत्म हो गया। किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये आपको बता रखा है। तो भाई वेट के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से, जो भाई आपको क्या निकालना है, वेटेड मीन फ्लो टाइम बताना है और इसका सीक्वेंस भी बताना है। माने जब आप वेट्स को लेके चलोगे, वेट्स को कंसीडर कर लोगे, सबकी इंपॉर्टेंस सेम नहीं रखोगे, तो उस कंडीशन में इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, इसका फ्लो टाइम क्या रहेगा और उसका एवरेज क्या रहेगा, तीनों बात बतानी है। तो हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट, in respect of जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। और आपको क्या गिवन है, प्रोसेसिंग टाइम कितना कितना है, 38, 10, 20। आपको वेटेज कितनी गिवन है, वेट्स गिवन है 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 और 3। तो अगर मैं आपसे कहूं प्रोसेसिंग टाइम डिवाइड बाय वेट्स, ऐसा क्यों किया, ताकि सबकी वेटेज क्या हो जाए भाई, इक्वल हो जाए। अगर मैं सबको उसकी प्रोसेसिंग टाइम को वेट से डिवाइड कर दूंगा तो सबकी वेटेज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो 30 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा, 30 आवर्स। 8 डिवाइड बाय 2 माने कितना आ जाएगा, 4 आवर्स। 10 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा, 10 आवर्स। 28 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 14 आवर्स। 16 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, 5.33 आवर्स। अब इस कंडीशन में ये जो प्रोसेसिंग टाइम है इसे हम इफेक्टिव प्रोसेसिंग टाइम कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, इफेक्टिव प्रोसेसिंग टाइम कह सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? तो अब इस कंडीशन में, इस इफेक्टिव प्रोसेसिंग टाइम के रेस्पेक्ट में सबसे कम टाइम किसको लग रहा है, सर जॉब नंबर 5 को, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे व्हेन क्या होगा, देन सीक्वेंस क्या होगा, फिर उसका प्रोसेसिंग इफेक्टिव प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा, फिर उसका फ्लो टाइम कितना होगा, फिर उसके वेट को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। फिर यहां पे निकालेंगे टोटल फ्लो टाइम। जरा ध्यान से देखिएगा एक एक करके। सबसे पहले सीक्वेंस, सबसे कम टाइम किसमें लग रहा है, जॉब नंबर 5 में। अब इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, सर इसका प्रोसेसिंग टाइम है 16 आवर्स का। और इसकी वेटेज कितनी है, सर इसकी वेटेज है आपकी 3 टाइम्स की, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे कम टाइम किसे लग रहा है,
सर नंबर लग रहा है J2 को, तो यहां लिख दिया J2। J2 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है सर 8 आवर्स का, और इसकी वेटेज कितनी है सर 2 टाइम्स की। इसके बाद कम सबसे कम टाइम किसे लगेगा सर, सबसे कम टाइम लगेगा जॉब नंबर 3 को। इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है सर 10 घंटे का। इसकी वेटेज कितनी है सर 1 टाइम की। इसके बाद लगेगा सर J4 को, तो J4 में प्रोसेसिंग टाइम कितना है सर 28 आवर्स का। इसकी वेटेज कितनी है सर 2 टाइम्स की है। इसके बाद J1 इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है सर 30 आवर्स का, और इसकी वेटेज कितनी है 1 टाइम की। बस खेल खत्म। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं फ्लो टाइम बताओ तो ऐड करते हुए चलेंगे, तो 16, 24, 34, ये हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा 92। बात समझ में आ गई। अब इसकी वेट से इसकी मल्टीप्लाई कर दे भाई। कभी भी जब सभी ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस सेम ना हो तो उस कंडीशन में जो उसकी वेट है उससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आपका टोटल फ्लो टाइम कितना हो जाएगा विद वेट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 आवर्स, ये हो जाएगा 72 आवर्स, ये हो जाएगा 34 आवर्स, ये हो जाएगा 124 आवर्स, और ये हो जाएगा 92 आवर्स। माने अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज या मीन वेटेड मीन फ्लो टाइम, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वेटेड फ्लो टाइम निकल के आया इन सबको जोड़ेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 प्लस 72 प्लस 34 प्लस 124 प्लस 92 डिवाइडेड बाय कितने हैं सर वेट्स का सम। याद रखिएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स नहीं आएंगी, डिवाइडेड बाय वेट्स आएगा। वेट्स का सम 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, माने 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 48 प्लस 72 प्लस 34 प्लस 124 प्लस 92 ये हो जाएगा 48 प्लस 72 प्लस 34 प्लस 124 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 370 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 6 6 3 9। बिल्कुल सही। तो ये आपका क्या निकला, क्या आया, वेटेड मीन फ्लो टाइम। आपसे क्या पूछा था, वेटेड मीन फ्लो टाइम बताइए, तो बस ये आंसर खत्म। तो भगवान से दुआ मनाइए कि सीक्वेंसिंग और लाइन बैलेंसिंग का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता यार। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के जो आपका क्यूइंग मॉडल है और जो सीक्वेंसिंग और लाइन बैलेंसिंग है, ये दोनों को दोनों खत्म हो गए। बात समझ में आ गई। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।